एक विशेष भेंट वार्ता, हमारी नदियाँ हमारा भविष्य। वाटर वुमन शिप्रा पाठक से बातचीत कर रहे हैं अभिनव प्रज्ञ पांडेय। श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। बहुत ही विशेष कार्यक्रम में इसलिए क्योंकि ये महीना है माघ का, और माघ का जो महीना होता है उस महीने में जो प्रयागराज की एक छवि होती है वो कुछ अलग सी हो जाती है, जो कि हमने पिछले वर्ष देखा कुंभ के रूप में। ऐसा कुंभ जिसे हम अभी तक जी रहे हैं, या यूं कहें कि उसकी जो एक खुमारी थी उससे अभी तक पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। लेकिन अगर परिपूर्णता में देखें तो ये सब किस वजह से था? गंगा की वजह से। गंगा क्या है? एक नदी है। एक नदी है जिसके किनारे एक पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी सभ्यता उसके साथ बहती है, उसके साथ जीती है। और कमोबेश यही हाल हर नदियों के साथ है, क्योंकि सभ्यता की अगर बात करें तो सभ्यता की शुरुआत भी नदियों के किनारे ही हुई। क्यों हुई? इसलिए क्योंकि पानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बचे रहने के लिए। और बशीर बद्र साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी है कि कभी फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरें पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। आज हम बात करेंगे नदियों के ऊपर, आज हम बात करेंगे जल संरक्षण के ऊपर। हमने बहुत सुना होगा, बहुत सारे अभियान सरकार चला रही है जन जागरूकता के लिए, पानी को बचाएं। लेकिन क्या वास्तव में हमारे अंतस में कहीं ये आ पाता है या आता है क्या कि हम पानी को क्यों बचाएं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ या किसी भी ऐसे क्षेत्र की बात करूँ जो नदियों के किनारे बसा है, पानी वहाँ पर फिलहाल प्रचुर मात्रा में है, हालांकि वो भी कम हो रहा है। क्या हमें फ़र्क पड़ता है? क्या हमें फ़र्क पड़ना चाहिए? और अगर पड़ना चाहिए तो क्यों पड़ना चाहिए? लेकिन शायद कुछ लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है, और इस हद तक पड़ता है कि वो निकल पड़ते हैं कई हज़ारों किलोमीटर की पदयात्रा पर, इसलिए ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें। हमें नहीं पता कि वो पदयात्रा कितनी जागरूकता ला सकती है और उन्होंने क्या सोच करके ऐसा किया। लाखों पेड़ लगाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हस्ती उपस्थित है उन्हें हम वाटर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और उनका नाम है शिप्रा पाठक। उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, उनको क्यों ऐसा नाम दिया गया, और पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, हम इसके लिए कितना कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां कम से कम पानी के लिए मोहताज ना हो। शिप्रा जी, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नर्मदे हर। आपकी शुरुआत ही नर्मदे हर से हुई। इतना ज़रूरी क्यों है पानी हमारे जीवन के लिए? खासकर अगर मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो मैं नदियों की बात कर रहा हूँ। हम कई बार सोचते भी नहीं हैं कि ठीक है, गंगा है बह रही है, नर्मदा है बह रही है, हमारे घरों में नलों से पानी आ रहा है, बारो भी लगवा लिया है, उससे फिल्टर होकर के आ रहा है। हमको सीधे तौर पर क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये संवेदनशीलता का प्रश्न है। किस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे आज मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, हज़ारों चैनल बने हैं, हज़ारों स्टूडियो बने हैं, लेकिन जैसे ही कानों में ये शब्द गए कि आकाशवाणी में आपको बुलाया जा रहा है बोलने के लिए, तो बचपन की एक पूरी याद जुड़ी थी। क्योंकि बचपन में वही रेडियो होते थे जिनसे हम सब कुछ सुनते थे, ज्ञान से लेकर, साहित्य से लेकर, संगीत से लेकर। हमारे लिए आकाशवाणी ही हमारी प्रथम पाठशाला होती थी, जो मनोरंजन के स्तर पर होती थी। तो मेरे लिए वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो संवेदनशीलता की बात है, वो बचपन को संजोए हुए है। तो या तो आप ये कहें कि नियति ऐसी थी, इसीलिए शिप्रा नाम था। हालांकि जब नाम किसी भी बच्चे का रखा जाता है तो 3 से 30 दिन के अंदर रखा जाता है। मुझे नहीं लगता उस समय पर कोई भी योजना परिवार वालों की ऐसी होगी कि इसको दंड लेके भेज देंगे नदियों के किनारे, पर ये नियति लिखी गई होगी। शिप्रा नाम था, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से मैं करीब 500 किलोमीटर दूर नर्मदा आती हूँ, और माँ शिप्रा की नदी जो है उसकी परिक्रमा करने वाली मैं भारत की पहली स्त्री बनती हूँ। क्या बात है! तो ये सब कुछ इतना है कि अगर आप अलौकिकता और आध्यात्मिकता के स्तर पे बात करेंगे तो मैं इसमें बड़ी संतुष्ट हूँ कि ये सब कुछ नियतिवाद है। पर चूंकि हमारी गीता में कर्म प्रधान बताया गया है और मैं उसी को जीती भी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, आकर्षण था मेरा। टपकता पानी मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, और नदियों का बहता पानी मुझे सदैव एक सुकून देता था। तो मेरे लिए विशेषकर पानी जो है वो एक
जीवित इकाई है। और जो आप कह रहे थे कि पानी को लेकर इतना क्यों, तो आप ही बताइए, क्या पानी की खेती की जाएगी? इतने विज्ञान की बात आज के युग में हमारा युवा करता है। हमारा दिमाग हर बार वैज्ञानिक आविष्कारों की बात करता है। सूर्य को जल क्यों चढ़ाएं, इसमें क्या विज्ञान है? नदी में स्नान क्यों करें, इसमें क्या विज्ञान है? ये विज्ञान क्या आज तक पानी बना पाया? तो पानी की वो हर बूंद जो स्नान से लेकर ध्यान तक, गिलास से लेकर आपके रसोई तक जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नदी की देन है। आपने बात की युवाओं की। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, आप भी युवा हैं। युवा प्रश्न पूछता है, तब तक पूछता है जब तक उसकी जो जिज्ञासा है उसका शमन ना हो जाए। क्या आध्यात्म, श्रद्धा, विश्वास और धर्म, जिसे कमोबेश कहीं ना कहीं हमारी नदियां, हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ जोड़ दिए गए हैं, किस लिए जोड़ दिए गए हैं? क्या उसमें प्रश्न पूछना, तर्क करना, आपको क्या लगता है, क्या ये जरूरी है या गैर जरूरी है? आपको क्या लगता है, आज से 100 वर्ष पहले युवावस्था नहीं आई थी? आई होगी। क्या उस समय के युवा प्रश्न नहीं करते थे? शास्त्रार्थ एक शब्द था, क्यों बना था? सब कुछ वो है आज जो पहले होता था, सिर्फ करने का ढंग बदला है। जैसे ही हम संस्कृति की परंपरा में लौटेंगे, हम फिर शांत होंगे। राम से लेकर कृष्ण से लेकर सब युवा थे। सबने अपने युवावस्थाओं में अपनी माताओं से वही प्रश्न अबोधता में किए जो हम और आप करते हैं, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर। पर कहीं ना कहीं वो कन्विंसिंग पावर बहुत थी उनकी माओं की, उनके पिता की। आज का युवा कहीं भी भ्रमित नहीं है। जो बीच वाली पीढ़ी है वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रही है। हम राम तत्व, कृष्ण तत्व की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन राम आए इसके लिए कौशल्या जैसा गर्व भी तो होना चाहिए। एक सामान्य गर्व से राम नहीं आ सकते, और कौशल्या की गर्व के लिए स्त्री को पुनः उसी, मतलब एक भारत की जो चेतना है उसमें लौटना पड़ेगा। तो स्त्री के संभलते ही मुझे लगता है 80% जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो पुनः अपनी अवस्था में स्वयं आ जाएंगी, समाधान बन के। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तर्क या श्रद्धा या आस्था? देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग मानस पटल होता है, तो इसमें हम कुछ एक रूल लागू नहीं कर सकते। वही जो आज के युवा प्रश्न करते हैं, मैं भी अपनी माँ से करती थी। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग एक ग्रह से आ गई हूँ, बिल्कुल सामान्य अवस्था में वैसे ही जैसे आज के युवा हैं, मेरा भी पालन पोषण हुआ। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक बहुत कुछ है, और वो कैसे पूरा होगा, इसी के लिए मैं नतमस्तक हूँ अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर। कितने द्वार खुले, कितना वर्सेटाइल तरीके से विभिन्नता देते हुए हमारा धर्म और संस्कृति इसलिए ऐसा बंधाता कि हर युवा उससे बंध पाए जैसे चाहे। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कर्म प्रधान दिया गया, आप कर्म अच्छे करिए, आप मत जाइए मंदिर, आप नैतिक रहिए, ईमानदार रहिए, लोगों की सेवा करिए, भारत के नागरिक होने का एक दायित्व निभाइए। तो हर तरह से सारे दरवाजे खुले हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 8 साल में 5 नदियों की पैदल यात्रा की, लाखों पेड़ लगाए, इससे आपने जल संरक्षण में क्या योगदान दिया? ये एक सामान्य प्रश्न उठता है। क्या सोच करके आपने ये किया कि इससे हमको जल संरक्षण में या नदियों के संरक्षण में या प्रकृति के संरक्षण में फायदा होगा? गणना कभी महत्वपूर्ण नहीं होती, सदैव गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। ये मैंने उस गिलहरी से सीखा है जो अपने शरीर में रेत को लिपटाकर राम सेतु बनाने में अपनी मदद दे रही थी, और राम ने उसके इस कृत्य पे ही उसको सहला दिया था। ये कहानी इतना मुझे स्पर्श करती है मेरे हृदय को। तो मैं नहीं कह सकती कि समाज में ये कितना बदलाव ला पाई, पर मैं राम की उस गिलहरी की तरह हूँ जो राम की वो प्रिय नदियाँ, जब सिंहासन और वन सामने रखा था तो राम ने वन को चुन लिया, और उन वनों में, वो उन जंगल और नदियों में रहे। मैं उनकी नदियों को संवारने का कार्य कर रही हूँ, बिगाड़ने का नहीं। सो भारत के हृदय राम जो कण कण में बसे हुए हैं, मैं उनके प्रति ऐसे ही अपनी श्रद्धा दिखा पा रही हूँ जो पूरी तरह से तर्कपूर्ण है, जिसे विज्ञान भी ये सिद्ध कर देता है कि हाँ, पौधे लगाएंगे तो फिर अच्छी शुद्ध वायु मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हम अपने आस्था और श्रद्धा की बात करें तो प्रयागराज में, और कोई केवल प्रयागराज में ही क्यों, जब घर में कोई पूजा होती है या कुछ भी ऐसा संस्कार होता है, मैं नदियों पर ही आ रहा हूँ, हम उसको कहीं भी कूड़ेदान में नहीं फेंकते। हमारी मान्यता कई बार ये होती है कि नहीं, उसको हम गंगा में प्रवाहित करें क्योंकि ये शुद्ध है, ये गंगा में ही जानी चाहिए, ये हमारे भगवान की मूर्ति है या ये हमारा पूजा का सामान है। कई बार हम ये ध्यान भी नहीं देते कि हम जिस चीज़ में फेंक रहे हैं वो खुद प्लास्टिक है।
आपको क्या लगता है, श्रद्धास्था यहाँ पर आकर के थोड़ी सी भ्रमित हो जाती है? क्या ये हमको व्यक्तिगत स्तर पर सोचना चाहिए कि अगर हम नदियों के संरक्षण की, स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान देने योग्य है? इतनी बारीक लाइन में बदलाव हुआ और एक नया मार्केट जो पिछले 50 वर्षों से हमारे सर पर कब्जा किए हुए है, उसके कारण ये हुआ। माताओं की गलती इसलिए नहीं है, उन्होंने अपनी माएँ देखी, मतलब हमने अपनी दादी नानियों को देखा है कि वो दे देती थी कि भाई ये सब कुछ नदी में जाएगा। लेकिन उस समय तक, कम से कम मेरी दादी की पीढ़ी तक, सब कुछ ऑर्गेनिक और जैविक होता था। मैं अपने घर की जिम्मेदारी तो ले ही सकती हूँ। हमने कभी भी कोई भगवान लाकर कल्पवास नहीं किया, कुंभ में नहीं आए। हमने सदैव डुबकी लगाई, वहीं से रेता निकाला, शिवलिंग बनाया, पूजा की और उस रेते को पुनः हमने माई को समर्पित कर दिया। नदी का लेके नदी को दे देना। अब परेशानी हो रही है, प्रतिमाओं का जो मूल तत्व है वो बदल गया है, जो नदी के लिए ठीक नहीं। लेकिन ये बारीक वो परिवर्तन है जो कुछ जागरूकता के अभाव में लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी आप, पहले हम माला डालते थे नदी में जी। उस नदी में जो माला डालते थे, उस माला को जो पिरोता था वो सूत का धागा होता था, वो नदी के लिए दुरुपयोगी नहीं था। अभी वो प्लास्टिक में हम माला पिरोते हैं। अब आप एक प्लास्टिक का धागा गुणा 50 करोड़ कर लीजिए, और ये महीने में भी अगर जा रहा है तो आप सोचिए कितनी प्लास्टिक बिना जागरूक हुए कि हम माँ को दे रहे हैं, और हम तर्क दे रहे हैं। हमारी तो पुरानी पीढ़ियां भी माई को अर्पित करती थी, तो हम भी करेंगे। फिर दूसरा आता है कि गड्ढा खोद दो और उसमें डाल दो। आप सोचिए, वो भी तो भूमि है, वो भी तो मिट्टी है। गड्ढा खोद के भी तो आप भूमि को कैंसर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने पर्यावरण विषय को अपने जीवन का आधार बनाकर ये लोगों को मैं बताती हूँ, पर्यावरण कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली के आधार पर हमें जीना होगा। ये बारीक परिवर्तन समझने होंगे। आपने तो व्यक्तिगत स्तर पर ये प्रयास किए, लेकिन हमारी जो सरकार है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि जो भी हमारी नदियां हैं, खासकर गंगा या नर्मदा और सारी ही नदियों के लिए अलग अलग तरह के स्वच्छता कार्यक्रम और संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन, जो रेन वाटर कंजर्वेशन की बात हो रही है, जो वर्षा जल संचयन की बात हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से इम्प्लीमेंटेशन इनका किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं? हमको अब गंभीरता से इसे लेना ही होगा। पुनः मैं कहूंगी कि हम संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछला युग देखें तो जो अपर मिडिल क्लास थे और जिन्हें हम धनी वर्ग बोलते थे, वो भी अपना घर बनाते हुए, आपको याद होगा, एक आंगन बनाते थे। आंगन एक शब्द हुआ करता था जो विलुप्त हो चुका है, क्योंकि अब हमको सब कुछ बंद चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, सूर्य की किरण नहीं आनी चाहिए, पानी की बूंद नहीं आनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर के घर बन रहे हैं, जबकि पहले धनी वर्ग भी ऐसे घर बनवाते थे। अहाते होते थे, आंगन होते थे, बरामदे होते थे, जिसमें बैठकर हम देखते थे। तो वो आंगन क्या थे? कैच द रेन, जो पानी आए वो संचित हो जाए। उतनी मिट्टी जानबूझकर, भले ही वो कितना भी कीमती पत्थर लगा दें, पर कुछ भाग उनका गार्डन से लेकर आंगन तक वो कच्चा होता था। सो आप सोचिए, सोच, ये दादा तक की सोच बता रही हूँ मैं, कि ये होती थी, हर घर में होती थी। मेरे ही घर में नहीं, मैं ओवरऑल भारत की स्थिति आपको बता रही हूँ, जितना मैंने 15 सालों में प्रवास किया है। अब धीरे धीरे हमने उन सबको पाट दिया, बंद कर दिया। अब हमको ये समझ आया गड़बड़ हुआ, तो हम सरकारों पर लांछन लगाने लगे। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार उदासीन है। सरकार ले आई, भैया ठीक है, कैच द रेन करेंगे, इतने ही मानक पर आपको बिल्डिंग बनानी है, इतने ही मानक पर आपको घर बनाना है। सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना दी, हर घर नल योजना। सरकार पर आपेक्ष लगाने वालों से, उस पर आरोप लगाने वालों से मेरा ये प्रश्न है कि सरकार ने आपको हर घर नल से नल दे दिया, अब नल से आया हुए पानी को व्यवस्थित कैसे रखना, ये सरकार कैसे बताएगी घर घर जाकर? ये तो घर की, पुनः मैं वही बात कहूंगी, ये तो घर की स्त्री तय करेगी। मैंने अपनी माँ को आटा गूंथते हुए देखा है। जब वो आटा गूंथती थी तो उसका जो पानी बचता था उसी में से अपनी अंगूठियां धोती थी, उसी से अपना हाथ धो लेती थी, जितना ज्यादा आटा उसमें धुल जाए। मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात आपको बता रही हूँ। और उस आटे को धुले हुए हाथ से जो पानी बचता था, एक आध बार घर में किसी दूसरी स्त्री ने फेंक दिया तो अम्मा ने उनको थोड़ा चिल्ला कर बोला, अरे तुमने पानी क्यों फेंक दिया? वो कहा वो बेकार था, गंदा था। कहीं पानी कभी गंदा नहीं होता है, ये मैंने अपनी माँ से सुना। क्योंकि उनका कारण था कि वही पानी पौधों को पड़ेगा। इसे कहते थे रिसाइकिल।
जो आज बहुत लार्ज स्केल पर सरकार, विज्ञान, एनजीओज, सब लोग, राजनीतिक गण, सब हर वर्ग उस पर बात कर रहा है, वो काम भारत के घर की एक स्त्री करती थी। और पर फैमिली और पर एक विलेज अगर आप उसको करेंगे एड ऑन, तो ये कितना बड़ा बदलाव था। तो हमारी जीवन शैली में वो जीवन शैली में शामिल था। हम शैम्पू की बोतल आती थी या कोई और बोतल आती थी, अम्मा फेंकने नहीं देती थी, उसमें दूसरी क्रीम भर देती थी, उसमें दूसरे मसाले भरती थी। ये थी रिसाइकिल, जो आज बड़ी बड़ी मशीन लगा के कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, भारत की मातृशक्ति को, जानकी को केंद्र में रखकर फिर उसी ढंग से जीना पड़ेगा जैसे हमारी दादी नानी वाली पीढ़ियां जीती थी। इसमें एक प्रश्न और आता है शिप्रा जी, परिवार संकुचित हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अपने अलग अलग कारण हैं। एकदम से हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन जब ये बातें आती हैं दादी वाली, नानी वाली या आंगन वाली, हमारी आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। उस आबादी को पालने के लिए हमें उसी तरह से विकसित होना पड़ेगा कि हम अपनी ज़रूरतें खाने की, पीने की और रहने की पूरी कर सकें। आपको क्या लगता है, ये इतना आसान वास्तव में है क्या, जितनी आसानी से बता रही हैं? बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आज हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इसके अपने कुछ मानक हैं। इसको हम आज के युग के हिसाब से अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को आकर्षण नहीं दे पाएंगे। तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसी स्टूडियो में उसी पानी के गिलास का पानी ना बहे, ये 50 साल पहले भी वही व्यवस्था थी, 50 साल बाद भी वही होगी। पानी के प्रति रवैया हम क्यों बदल रहे हैं? भले ही जीवन स्तर बदल रहे हैं, जल को लेकर हमारा बर्ताव क्यों बदल रहा है? हम क्यों उसमें नदी में जाकर, हम पहले भी नहाते थे, आज भी डुबकी लगा रहे हैं, पर उसमें प्लास्टिक क्यों डाल रहे हैं? पूजा के नाम पर क्यों ऐसे ही तत्वों को उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, ये जानते हुए कि नदी दूषित है? कुछ पॉइंट पर तो आपको बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ेगा। इतनी परंपरा बदलने के बाद भी बच्चे के जन्म लेने के 3 महीने तक बच्चे को रखने का सिस्टम गरीब के घर में भी वही है, अमीर के घर में भी वही है, तमिलनाडु में भी वही है, कश्मीर में भी वही है। हाँ, साधन कम ज्यादा हो सकते हैं, पर बच्चे को सर्दी से ऐसे बचाना है, गर्मी से ऐसे बचाना है, ऐसे दूध देना है, ऐसे कुछ नहीं देना, ये तो बहुत सिस्टम की बात है। तो जब एक शिशु को पालने में हमारी संवेदनशीलता नहीं बदली, तो नदी को पालने में हमारा बर्ताव क्यों बदल गया? एक बात और आती है शिप्रा जी कि कोई व्यक्ति जिसके यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उसके नल में या उसके आसपास पानी उपलब्ध है, वो उसको उसी तरह से प्रयोग कर रहा है जैसे वो दशकों से करता चला आ रहा है। उसको नहाना है तो हो सकता है 10 बाल्टी पानी वो खर्च कर दे, ये जानते हुए कि बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं भारत के जहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए नहीं नहाते क्योंकि उनको 10 दिन 15 दिन बाद, कितने दिन बाद पानी मिलेगा वो नहीं जानते। वो क्यों आपकी बात माने? उसको कैसे समझाया जाए कि वो ऐसा ना करे? मैं बहुत सामान्य हूँ उनको ये समझाने को, ये धर्म समझाएगा। मैं अपनी बात कही नहीं रही हूँ, मैं धर्म की बात कर रही हूँ। मैं एक उदाहरण से आपको इसे समझाती हूँ। अगर आप कुछ पैसे सड़क पर फेंक दें, वो व्यक्ति चुपचाप उठा लेगा जिसकी प्रवृत्ति में चोरी है, जिसकी प्रवृत्ति में लूट है, जिसकी प्रवृत्ति में ईश्वर का भय नहीं है जी। लेकिन वो व्यक्ति या तो उसके पास से निकल जाएगा या उसको उठाकर किसी मंदिर या सही जगह दे देगा, कोई गरीब देख लेगा, कोई उपयोगी व्यक्ति देख लेगा। ये धर्म निश्चित करता है, क्योंकि जब हमें लगता है, वो कहते हैं ना, जब भी उठते हैं कदम कोई रोक लेता है, ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। क्या बात है। तो हम जब ऊपर देखते हैं कोई देख रहा है, ये कोई देख रहा का जो भय बनाया है ना हमारे बुजुर्गों ने, माता पिता ने, बड़े लोगों ने, वो इसीलिए बनाया। हमको संकोच आना चाहिए। ये सब कुछ जो दिया गया है वो हमारे लिए नहीं है, ये हम तक पहुंचाया गया है, हम मिल बांट कर इसको आगे पहुंचाए। तो इसलिए मुझे लगता है ये प्रवृत्ति की बात है। अभी बीच में एक योजना बन रही थी कि सारी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए। आपको क्या लगता है, ये फिजिबल है? ये जल तंत्र जो हमारा है उसके लिए ये अच्छी योजना है, मुफीद है? कोई भी योजना जो 25 साल की बनती है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। क्यों? हम बहुत दूरगामी की सोच रखने वाला देश है। हमें सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया था, हम पे सोने, जवाहरात, अशर्फियां, रत्न थे। हम बहुत दूर का सोचते थे। हमारे बुजुर्गों ने तब कहा था पीपल देवता है, जब आज लोग कहते हैं कि बिना पीपल के ऑक्सीजन मुश्किल है। हमारे बुजुर्गों ने तब कहा था, हमारे ऋषि मुनियों, भारत की संस्कृति ने तब कहा था नदी देवी है, जब आज समझ आया कि पानी की खेती नहीं हो सकती, इसकी बूंद को सहज के रखना है, जो सदैव दे वो देवता। तो बुजुर्गों ने जो एक परंपराएं बनाई हैं, उनको परंपराओं से जोड़ा गया है,
उसके कारण ये छोटे छोटे संदेश देते हुए हमको चीजें बताई गई थी। अभी पिछले वर्ष कुंभ बीता है और वो कुंभ केवल प्रयागराज ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 65 करोड़ लोगों को एक छोटे से क्षेत्र में स्नान करवा करके सकुशल वापस भेज देना, ये बहुत आसान काम नहीं होता, ये बहुत साधारण भी नहीं है, बिल्कुल साधारण नहीं है। लेकिन 65 करोड़ लोगों का आना दुनिया भर से, उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है श्रद्धा हो सकता है जिज्ञासा हो सकता है आस्था हो। लेकिन यहाँ पर आकर के हम भले कितनी भी बात कर लें कि युवा तार्किक हो गया है, युवा अब कुछ नहीं मानता, उसके बावजूद यहाँ पर 65-66 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। फिर भी अगर इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है, तो ऐसा क्या कारण है नदियों को स्वच्छ करने में हमको इतनी बाधा आ रही है? हमको अलग से जागरूकता फैलानी पड़ रही है, यहाँ तक कि हमको कई जगह बल प्रयोग भी करने पड़ रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, यहाँ से नाले जा रहे हैं, इसको बंद करो। ऐसा क्यों? ये हमारे अंदर से क्यों नहीं आ पा रहा है, जो सिविक सेंस होता है? मुझे ये शब्द तो नहीं समझ आते सिविक सेंस वाले, मेरी अंग्रेजी भी कमजोर है नागरिक बोध, और मुझे थोड़ा सा एक ही उत्तर में मेरे सारे उत्तर हैं संस्कृति। कैसे, मैं इसको फिर एक उदाहरण से आपको साबित करूंगी। अगर घर में कचरे का पानी है कहीं, नाली का पानी है कहीं, और वो गिलास में भर के कोई आपसे कहे कि जाओ इसको तुलसी के जड़ में डालाओ, तो क्या आप डालेंगे? किसी भी घर का कोई व्यक्ति, कितना भी युवा तार्किक हो, नास्तिक हो, फिर भी वो नहीं डालेगा, क्योंकि आज भी हमारी परंपराएं इतनी प्रगाढ़ हैं कि वही रोक देंगी। तो वो जिनके कारखाने चल रहे हैं, जो डायरेक्ट जिनका निकल के पानी नदियों में जा रहा है और हम सरकार को दोष दे रहे हैं, ये एक भाग है। पर वो कारखाने का मालिक अगर संस्कृतियों से ओतप्रोत होता, तो क्या उसके दिमाग में ये नहीं आता मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, उस पैसे में जो कारखाने से मेरा पानी बिजनेस से निकल रहा है, वो माई के आंचल को गंदा कर रहा है। यहाँ तो पर वो कहीं ना कहीं उसको रोकता उसको। मैं माफी चाहूंगा रोकने के लिए, मैं थोड़ा सा असहमत होऊंगा, क्योंकि जब आपके लाभ की बात आती है, आर्थिक लाभ की बात आती है, तो कई बार आप ये चीजें भूल जाते हैं, आप नहीं ध्यान देते गंगा में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। उनको आप कैसे जागरूक करेंगी? नहीं, माफी मांगने की बात ही नहीं, आप रोकेंगे तभी तो नया विचार मेरे मन में आएगा। राम से ज्यादा आर्थिक लाभ किसका था सिंहासन पर बैठने का? उनको तो सिंहासन पर बैठा था और राजा बनना था। उन्होंने तमाम वो आर्थिक लाभ को छोड़कर वन को चुना। मेरा कहना यह है कि जब हम कहते हैं राम हमारे भगवान है, हर घर में राम है, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई विचारधारा नहीं है, राम एक तत्व है जो हर एक व्यक्ति के मन में होगा और उसकी माँ को उसके बचपन से बोध कराना पड़ेगा, उस तत्व से सिंचित करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है शिप्रा जी, मैं इसी प्रश्न पर आने वाला था। आजकल हम देखते हैं जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है, खासकर बच्चे अगर वो चॉकलेट भी खा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके फादर या मदर किसी ने उस चॉकलेट के पैकेट को उठा करके शीशे से बाहर फेंक दिया, बच्चे टोकते हैं कि नहीं ये गलत बात है, आप इसको डस्टबिन में डालिए। आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षाएं हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं, क्या ये बचपन से शुरू होनी चाहिए? आप जल संरक्षित करिए, आप जो है पानी बर्बाद मत करिए, आप पेड़ पौधों की इज्जत करिए, आप केवल गमलों में पौधे मत लगाइए, आप ऐसी जगहों पर पौधे लगाइए जहां पर गंदगी हो रही है, और सिर्फ पौधे लगाइए मत, उसका आप ध्यान भी रखिए, एक पौधे की कम से कम जिम्मेदारी लीजिए। आपको क्या लगता है बचपन से इसको संस्कार की तरह पर पोषित किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए, पर ये एक सामान्य उत्तर हो सकता है। मेरा कहना यह है कि मैं जल पर काम कर रही हूँ। किसी दिन आके कोई कहे कि जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम कीजिए, किसी दिन आकर कोई कहे कि ये ऐसा यहाँ पर इस समाज सेवा की आवश्यकता है, आप ये कहिए, मैं सब काम नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के कुछ दायित्व हैं जिसे उसको पूरी लगन से निभाना चाहिए। तो आपने जैसा कहा कि बच्चा माँ बाप को टोकता है कि क्यों बाहर फेंका, क्यों टोकता है, किससे सीखा? शिक्षक से। स्कूल में उसको ये सिखाया गया, क्योंकि शुरू के 8-10 साल माँ बाप और शिक्षक शिक्षिकाएं इन्हीं के द्वारा बच्चे का जीवन जाता है। तो मेरा कहना ये है कुछ बातें वो माँ बाप से स्वतः सीखता है, कुछ बातें उसको स्कूल सिखाता है, विद्यालय सिखाते हैं। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये इतने काम किया आपने, इतनी पदयात्रा की, वृक्ष लगाए, पौधे लगाए, आपको कोई एक ऐसा क्षेत्र, कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लगा कि आपको बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल हुई, आप उस क्षेत्र को या वहां की जनता को प्रभावित कर पाई? नर्मदा मेरे जीवन का आधार है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है। तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जिससे मैंने सदैव प्राप्त किया है। मैं आज भी इतनी
योग्य नहीं हूं वहां कुछ दे सकूं। वो साक्षात मुझे बताती हैं कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, क्योंकि सामान्य क्षमता चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, 55 लाख पौधे किसी स्त्री के द्वारा लगवा देना ये एक स्त्री के योग्यता का प्रश्न नहीं है। ये श्रद्धा का है, भाव का है, ये नर्मदा की साक्षात कृपा है। तो वो एक क्षेत्र ऐसा है जो मुझे सदैव आकर्षित करता है। तो शिप्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जल संरक्षण के ऊपर, और न सिर्फ जल संरक्षण के ऊपर, चूंकि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक दिशा दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं सकारात्मक रूप से। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं इस वक्त, ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रभावित होंगे। अंत में अगर हमसे कुछ पूछना बचा रह गया हो, या आप हमारे माध्यम से चलते चलते श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें। मेरे उत्तर इसलिए अच्छे थे क्योंकि आपके प्रश्न अच्छे थे, और भाव प्रधान मैं स्त्री हूं, तो मैं फिर आपसे कहूंगी, मैं जिस भाव से आज आकाशवाणी में आई हूं, तो मुझे लगा कि जैसे एक प्रथम पाठशाला होती है मनोरंजन की, साहित्य और संगीत की, मैं उसमें आई थी। तो एक आत्मीयता के साथ जब कोई व्यक्ति कहीं जुड़ता है, बोलता है, तो आनंद का विषय हो जाता है, सुनने वाले का भी और बोलने वाला का भी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आगे के प्रश्न आप अभी करें, मैं चाहूंगी पुनः पुनः आप मुझे बुलाएं और आगे के अनुभव भी समय समय पर हम साझा करते रहें। श्रोताओं, ये थी शिप्रा पाठक जी, वाटर वुमेन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये तो मैं पूछना भूल ही गया, ये टाइटल, ये शीर्षक आपको कब, कहाँ, कैसे मिला? देखिए, मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। मुझे जो टाइटल मिले हैं उसमें मिला है झाड़ों वाली बाई, जो झाड़ मतलब वृक्ष, जो वृक्ष वाली जो स्त्री जो लगाती है, तो झाड़ों वाली बाई गुजरात की तरफ से ये शब्द था। जल वाली माई, वाटर वुमेन, जल कन्या, लेकिन उतने सारे शब्दों में इस कॉन्वेंट वाली प्रक्रिया में सिर्फ वाटर वुमेन हिट हो गया है क्योंकि सबको लगता होगा झाड़ों वाली माई और जल वाली माई बुलाने में थोड़ा असहजता लगेगी, तो बहुत सारे लोग, कोई साध्वी बुलाता है, कोई माताजी बुलाता है, कोई दीदी बुलाता है। जब हम समाज का अंग होते हैं तो हमारा संबोधन समाज तय करता है। आप अपने आप को साध्वी मानती हैं? जब लोग बोलते हैं तो एक दायित्व तो अवश्य आ जाता है, क्योंकि साध्वी, साधक, संत, सन्यासी ये छोटे शब्द नहीं है। उसके प्रति आपका दायित्व होना चाहिए, आपका खान पान, उठना बैठना। और मैं जिस काम में हूं उस काम में हमारा काम है दुनिया को अपनाना। साध्वी का अर्थ होता है दुनिया को त्यागना। हम दुनिया को त्याग कर मैं पौधे नहीं लगा पाऊंगी। मुझे दुनिया के बीच में रहकर, उनके घरों में रहकर, उनके साथ बैठकर, उनकी थाली में भोजन करके ही करना है। लेकिन सन्यासी का जीवन थोड़ा सा अलग होता है। जब तक आप उस जीवन की परंपराओं को ना निभा पाए तब तक आपको उस शब्द को प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये थी शिप्रा पाठक जी, जो कि हैं वाटर वुमेन ऑफ इंडिया। और हम आपको बता दें कि ये भले कितनी भी प्रसिद्ध हो, लेकिन ये एक बाल सुलभ आत्मीयता और सहजता के साथ उतनी ही आनंद के साथ प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और जल संरक्षण के लिए आप थोड़े से जागरूक और गंभीर हो जाएंगे। गंभीर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सोच करके देखिए, आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद अगर आपको पानी सिर्फ और सिर्फ पैकेट में ही मिले, नल केवल नाम बन करके रह जाएं, और नेटिव इंडियंस की वो कहावत याद आने लगे कि जब अंतिम पेड़ काट लिया जाएगा, जब अंतिम मछली पकड़ ली जाएगी, और जब अंतिम नदी की अंतिम बूंद सूख जाएगी, तब शायद हमें ये समझ आएगा कि पैसे खाए नहीं जा सकते। इसलिए जिम्मेदारी के साथ अपने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करें। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे, यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारी नदियां, हमारा भविष्य। अभी आप सुन रहे थे वाटर वुमन शिप्रा पाठक से ये विशेष बातचीत। आपसे भेंट कर रहे थे अभिनव प्रज्ञ पांडे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।